लगभग 10 साल पहले एक पुजारी ने मूल निवासियों तक ईश्वर का संदेश पहुंचाने के मिशन पर अपनी बेटी और पत्नी के साथ मलेशिया के एक द्वीप की यात्रा की। पहले तो उनका बहुत स्वागत हुआ और द्वीप के निवासी हर दिन नवनिर्मित चर्च में जाते थे। हालांकि जल्द ही स्थानीय देवताओं के अनुयायी क्रोधित हो गए कि एक श्वेत व्यक्ति उनकी मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही समय बाद चर्च के चारों ओर अजीब प्रतीक और मुखौटे दिखाई देने लगे, जिसे जला दिया गया। वर्तमान में अमेरिकी किशोर टोबी पुराने दिनों को याद करने के लिए कार पर साथ मिलकर काम करने के अपने पिता डेविड के अनुरोध को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि टोबी उसके फोन पर बेवकूफी करना पसंद करता है। डेविड ने वैसे भी अकेले काम करने का फैसला किया और जैसे ही वह बाहर निकला, उसे नकाबपोश अपराधियों के एक समूह ने घेर लिया, जिन्होंने कार लेकर भागने से पहले उस पर चाकू से हमला किया। चूंकि टेलीविजन चालू है, इसलिए टोबी को कार चलने तक कुछ भी सुनाई नहीं देता और जब तक वह बाहर जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डेविड की हत्या सभी समाचारों में दिखाई देती है और टोबी सभी दोषी भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकता है। उसकी माँ उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है, जो एक विशेष कार्यक्रम की सिफारिश करता है जो पीड़ित लोगों को एक निर्जन द्वीप पर ले जाता है ताकि उन्हें सोचने और गंभीर आत्मनिरीक्षण से गुजरने का समय मिल सके, और टोबी इसे स्वीकार कर लेता है। कुछ सप्ताह बाद टोबी समुद्री बीमारी के कारण उल्टी करते हुए एक नाव से द्वीप की ओर जा रहा था। यह उसे एक शरारत के लिए एकदम सही निशाना बनाता है, जिसमें उसे पाल से टकराकर पानी में फेंक दिया जाता है। पूरे दिन नौकायन के बाद लीडर के ने बताया कि समूह के प्रत्येक सदस्य को एक अलग द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा और उन्हें 3 दिन और 3 रातों तक वहां रहना होगा। उन्हें एक स्लीपिंग बैग, एक तिरपाल, एक टॉर्च की रोशनी, कुछ भोजन और एक फ्लेयर दिया जाता है, जिसका उपयोग उन्हें आपात स्थिति में करना चाहिए। अगली सुबह के ने टोबी को छोड़ दिया और उसे 3 दिनों में भोर के समय किनारे पर रहने की याद दिलाए। उसे जाते हुए देखकर टोबी को उस रात की याद आती है जब पुलिस उसके पिता का शव ले गई थी, लेकिन फिर वह खुद को शुरू करने के लिए मजबूर करता है। वह टार्प के साथ एक बहुत ही खराब तंबू बनाना शुरू करता है, जबकि खुद को कम अकेला महसूस करने के लिए बात करता है। फिर वह कुछ लकड़ी लेने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। जमीन पर कुछ नारियल हैं जिन्हें वह छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वनस्पति को हटाता है तो वह एक मृत बंदर को देखकर चौंक जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसे डेविड का शव कैसे मिला था। वह नारियल के बिना अपने तंबू में लौटने का फैसला करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक अन्य बंदर ने उसका आधा खाना खा लिया है। फिर वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है और केवल अपने हाथ को चोट पहुंचाने में सफल होता है। बाद में टोबी ये देखने के लिए पानी में चला जाता है कि क्या वह कुछ मछलियां पकड़ सकता है। वह गलती से कुछ सीपियों पर पैर रख देता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन कम से कम उसे कुछ सीपियां भी मिल जाती हैं। पानी में उसके पैर से खून बहने लगता है और यह खून समुद्र के तल पर मौजूद उन रहस्यमय मुखौटों में से एक तक पहुंच जाता है। बाद में टोबी क्लैम को खोलने के लिए अपने स्विस चाकू का उपयोग करता है और उसे पता चलता है कि इसमें एक आवर्धक कांच है जो उसे अंततः आग शुरू करने की अनुमति देता है। जब रात होती है तो टोबी के पास रात के खाने के लिए क्लैम होते हैं, लेकिन वे उसे बीमार महसूस कराते हैं। उल्टी करने के बाद टोबी पीने के लिए उन नारियलों को ढूंढने के लिए टॉर्च की रोशनी के साथ जंगल में चला जाता है, लेकिन जब अंततः उसे नारियल मिल जाते हैं तो उसे पेड़ों के बीच अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। टोबी के चारों ओर अपनी टॉर्च की रोशनी हिलाने से अंततः उसे पता चलता है कि उस शोर का स्रोत एक पेड़ के पीछे एक डरावना चेहरा है जो अचानक भाग जाता है। भयभीत टोबी अपने शिविर में वापस भागता है और मरने से पहले आग जलाता है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं। रात के दौरान उच्च ज्वार टोबी की अधिकांश चीजें बहा ले जाता है। अगली सुबह टोबी रहस्यमय तरीके से एक पेड़ के पास आराम करते हुए उठता है और वहां पहले से ही कटे हुए नारियल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा पेय पीने के बाद टोबी ये देखकर चौंक गया कि पानी में एक लड़की है और जब वह जाने की कोशिश करती है तो वह उसका पीछा करता है। लड़की अचानक हाथ में चाकू लेकर घूमती है, लेकिन पता चलता है कि वह टोबी पर हमला नहीं करना चाहती है। वह बस अपने कई जालों में से एक में फंसे एक जानवर की आवाज सुन रही है। मैडलिन बताती है कि वे वहां नहीं रह सकते क्योंकि यह खतरनाक है, इसलिए टोबी ये देखने के बाद उसका पीछा करता है कि वे जाल कितने घातक हैं। उसके पास मैडलिन के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वह अपना नाम साझा करने के अलावा कोई बात नहीं करती। वे इसे मिशनरियों द्वारा बनाए गए बांध में बनाते हैं और मैडलिन अपनी मछली को पकाने और टोबी के साथ साझा करने के लिए आग लगाती है। जब उनका काम पूरा हो गया तो मैडलिन ने घोषणा की कि वह घर जा रही है और टोबी उसका पीछा नहीं कर सकता। टोबी वैसे भी कोशिश करता है और मैडलिन अचानक अपना चाकू फिर से निकाल लेती है, लेकिन यह एक सांप को मारने के लिए होता है जो टोबी को लगभग मार ही देता है। हमेशा के लिए जाने से पहले वह उसे आग के करीब रहने की सलाह देती है, क्योंकि इससे जानवर दूर रहते हैं और टोबी उसके निर्देशों का पालन करते हुए एक अस्थायी आश्रय के अंदर सो जाता है जो पहले से ही बांध पर था। उस रात उसके पिता के हथियारों में से एक टोबी को ढूंढता है और उस पर हमला करता है, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना बन जाता है।
अब जागते हुए टोबी को पता चलता है कि आग बुझ गई है और वह घबराकर नई आग लगाने की कोशिश करता है क्योंकि वह अंधेरे में लगातार शोर सुनता रहता है। ये सोचकर कि शायद मैडलिन टोबी जंगल में प्रवेश करती है और उसे कुछ धागा मिलता है जिसे खींचने पर पेड़ पर लगी कुछ अजीब सजावट हिल जाती है। खौफनाक आकृति टोबी के पीछे दिखाई देती है और करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही टोबी मुड़ता है वह प्राणी चला जाता है। अगली सुबह टोबी आश्रय में उठता है और देखता है कि मैडलिन पहले से ही नाश्ता बना रही है। वह उसके पैर पर घाव को देखती है और उसे एक विशेष पौधा ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाती है जो इसमें मदद करेगा। वह ये भी बताती है कि वह बचपन से ही इस द्वीप पर है और केवल वह और उसकी माँ ही यहाँ बचे हैं क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब उन्हें पौधा मिल जाता है तो मैडलिन उसे टोबी के घाव पर लगाती है और समझाती है कि आप इसे तब तक नहीं खा सकते जब तक आप सो जाना नहीं चाहते। जब वह अपनी बात साबित करने के लिए टोबी के होंठ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा लगाती है तो टोबी को एहसास होता है कि उसके होंठ अब सुन्न हो गए हैं। किशोरी एक साथ दिन बिताती है और मैडलिन टोबी को मछली पकड़ने से लेकर आश्रय बनाने तक द्वीप पर जीवित रहने के बारे में सब कुछ सिखाती है। बदले में टोबी उसे इंटरनेट में हाई फाइव जैसी चीजों के बारे में बताता है। जब रात होती है तो मैडलिन को फिर से जाना पड़ता है और टोबी को पता चलता है कि वह अजीब सजावट के साथ पेड़ की दिशा में जा रही है। मैडलिन उसके लिए अपना बनाया एक भाला छोड़ती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके और समझाती है कि यदि वह उसके साथ आएगा तो उसकी माँ उसे मार डालेगी। वह वादा करती है कि वे सुबह एक दूसरे को फिर से देख सकते हैं, लेकिन टोबी समझाती है कि वे उसे भोर में इस झुंड में ले जाएंगे। मैडलिन को लगता है कि उसे छोड़ दिया जा रहा है। मैडलिन पेड़ पर अपने घर की ओर भागती है और टोबी उससे बात करने की कोशिश करने के लिए पीछे रह जाता है ताकि जबकि सुबह समुद्र तट पर पहुंचे तो उसे लड़का कहीं न दिखे कि टोबी को मैडलिन का नाम चिल्लाते हुए सुन सकती थी और उसे ढूंढने के लिए अपनी टॉर्च की रोशनी के साथ जंगल में प्रवेश करती थी। लेकिन जब उसे पेड़ों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थी तो वह लड़खड़ा जाती थी और इस प्रक्रिया में टॉर्च की रोशनी खोकर गिर जाती थी। अचानक केय ने पाया कि उसकी ही टॉर्च की रोशनी से वह अंधी हो गई है, लेकिन जब वह ये देखने के लिए करीब आती है कि क्या ये टोबी है तो रोशनी बुझ जाती है और टॉर्च की रोशनी जमीन पर गिर जाती है। जब केय उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई देती हैं और बिना किसी सूचना के उसके हाथ के ऊपर एक पंजा दिखाई देता है। कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में केवल काय की चीख ही शोर थी। अगली सुबह टोबी उठता है और उसे एहसास होता है कि वह मैडलिन को पुकारते हुए सो गया है, इसलिए उसे समुद्र तट की ओर भागना चाहिए, लेकिन उसे वह खाली मिला। वह किसी भी स्थिति में इंतजार करने के लिए बैठता है और कुछ घंटों के बाद वह एक लाइफ बूगी को तैरता हुआ देखता है। जब वह पानी में प्रवेश करता है तो उसे वस्तुओं का एक पूरा निशान मिलता है और वह काय की नाव को उल्टी तैरती हुई खोजने के लिए उसका पीछा करता है। उसे आश्चर्य हुआ कि मैडलिन की माँ की आपूर्ति के साथ उसमें से तैर रही है। एक बार जब महिला नजरों से ओझल हो जाती है तो टोबी जांच करने के लिए नाव के अंदर तैरता है और उसे एक कैबिनेट के अंदर दो फ्लेयर्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसे निराशा होती है कि उसे के का शव भी मिलता है। उसे एक दरवाजे के पीछे के का शव भी मिला। कैरी टोबी हवा खत्म होने से पहले ही तैरना शुरू कर देता है, लेकिन उसके कपड़े दूसरे दरवाजे पर फंस जाते हैं। सौभाग्य से वह उन्हें सुझाने और समय रहते सतह पर लौटने में सफल हो जाता है। बाद में टोबी जंगल में प्रवेश करता है और उसे के की टॉर्च की रोशनी मिलती है जिस पर एक अजीब खरोंच का निशान है। इस टॉर्च की रोशनी का उपयोग करके वह मैडलिन के पेड़ के प्रवेश द्वार से गुजरने का फैसला करता है और चमगादड़ों और अजीब शोर से भरी एक चट्टानी सुरंग की खोज करता है। खौफनाक प्राणी फिर से उसके पास आता है और टोबी को टॉर्च की रोशनी से गिरा देता है और उसे अंधेरे में छोड़ देता है। शोर करीब आने लगता है, इसलिए टोबी जमीन पर खोजता है जब तक कि उसे टॉर्च की रोशनी नहीं मिल जाती है और वह उसे फिर से चालू कर देता है, जिससे उसे अचानक दीवारों पर कुछ बेहद खौफनाक चित्र देखने को मिलते हैं। कुछ क्षण बाद टोबी को सुरंग का अंत मिल जाता है और वह पुराने जले हुए चर्च में क्या बचा है ये खोजने के लिए बाहर आता है। वह एक बकरी के खून बहने की आवाज भी सुनता है और जब वह जांच करने जाता है तो देखता है कि मैडलिन की माँ उसे भोजन के लिए मार रही है। फिर वह चारों ओर देखता रहता है और उस केबिन को ढूंढता है जहां दोनों महिलाएं रहती हैं। अंदर उसे के का खाली बैग, 3 पासपोर्ट और एक पुरानी तस्वीर वाला एक बॉक्स मिला, जो इंगित करता है कि मैडलिन और उसकी माँ वह परिवार हैं जो इतने साल पहले पुजारी के साथ आए थे। वहाँ एक प्रकार का गैसोलीन और सबसे महत्वपूर्ण के का रेडियो भी है, जिसका उपयोग टोबी तुरंत मदद के लिए कॉल करने के लिए करता है। लाइन के खत्म होने से पहले उसे दूसरी ओर से केवल एक हेलो मिलता है और उस समय टोबी को भागना पड़ता है और बिस्तर के नीचे छिपना पड़ता है क्योंकि मैडलिन और उसकी माँ वापस आ गए हैं। जब माँ गूंगे पौधे से एक विशेष मिश्रण तैयार कर रही होती है तो उसकी मैडलिन के साथ बहस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। जब टोबी दिखाई न देने के लिए बिस्तर के नीचे आगे बढ़ता है तो वह एक बेहद डरावना मुखौटा देखकर चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि यह उस प्राणी का चेहरा है जिसने उस पर पहले हमला किया था।
जैसे ही माँ कमरे से बाहर निकली तो टोबी मैडेलिन के पास आया, लेकिन मैडेलिन ने उसे याद दिलाया कि यह खतरनाक है और बाद में समुद्र तट पर उससे मिलने का वादा करती है। टोबी समुद्र तट पर वापस जाता है और कुछ मछलियां पकड़ने और आग जलाने के लिए उसने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग करता है। दोपहर का भोजन करते समय उसे द्वीप के दूसरे छोर पर एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है और वह एक अतिरिक्त बड़ी आग लगाकर जवाब देता है जिसे दूर से देखा जा सकता है। शाम को टोबी सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मैडेलिन ने उसे चौंका दिया, जिसने सोचा था कि टोबी अब तक चला जाएगा। वह के मृत होने की व्याख्या करता है और उसे लगता है कि माँ ने उसे मार डाला, जिसके कारण मैडेलिन ने टोबी के पैर पर अपना सिर रख दिया और अपने बचपन की कुछ बातें साझा की जो उसे याद है। वह अपने परिवार के साथ रहकर और स्थानीय बच्चों के साथ खेलकर खुश रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह एक कोने में बैठकर रो रही थी, जबकि उसकी माँ खून से लथपथ थी और उसे देखने के लिए मना कर रही थी। मैडेलिन ने स्वीकार किया कि वह रात में भयानक चीजें देखती है और उसकी माँ ने शायद उन सभी को मार डाला। टोबी मैडेलिन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ भागना चाहती है, क्योंकि वे शायद जल्द ही एक नई नाव भेजेंगे, और मैडेलिन मान जाती है, लेकिन वह अपनी माँ को संदेह होने से बचाने के लिए कल वापस आएगी। अगली सुबह टोबी की नींद तब खुली जब उसने एक विमान को उड़ते हुए सुना, लेकिन जब तक वह उसके पीछे दौड़ा तब तक विमान जा चुका था। हालांकि इस दौड़ ने उसे एक परित्यक्त प्रकाश स्तंभ खोजने की अनुमति दी है, जिसकी वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य से लाइट काम नहीं कर रही है, और जब टोबी ने इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली की जांच की तो उसे डेविड द्वारा कारों की देखभाल के बारे में सिखाई गई सभी बातें याद आ गईं। इससे उसे समझ में आ गया कि लाइट को गैसोलीन की आवश्यकता है। फिर टोबी वापस समुद्र तट की ओर जाने लगता है। तभी वह अचानक किसी से टकरा जाता है। ये कैमरून उन लोगों में से एक है जिन्होंने इस सेवा के लिए साइन अप किया है। उसे कभी भी नहीं उठाया गया, लेकिन उसे एक रोबोट मिला, इसलिए उसने इसका उपयोग अन्य लोगों को खोजने की कोशिश में किया, क्योंकि उसका अपना द्वीप निश्चित रूप से खाली था। टोबी कुछ खाना साझा करता है और उसे एक नया भाला बनाते समय अपने अनुभव के बारे में बताता है, जिसका उपयोग वह कैमरून को धमकाने के लिए करता है। जब वह बताता है कि हत्यारों की एक पागल जोड़ी पर भरोसा करना मूर्खता है। माफी मांगने के बाद टोबी ने बताया कि उसने मैडेलिन को छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भी एक पीड़ित है और उसकी तलाश कर रही है। कुछ क्षण बाद वह घर पहुंचता है और माँ उसे आश्चर्यचकित कर देती है। महिला टोबी से भाला लेती है और उसे कारण समझाने की कोशिश करने के लिए जाने देती है, लेकिन टोबी भाग जाता है। माँ उसके पीछे दौड़ती है और गलती से मैडेलिन के जाल में फंस जाती है, और वह एक पेड़ और एक मोटे भाले के बीच फंस जाती है, ये जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। माँ टोबी को समझाती है कि उसने किसी को नहीं मारा, वह केवल लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पागल हत्यारा वास्तव में मैडेलिन है। उन सभी वर्षों पहले स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी कि द्वीप पर कुछ बुराई है, लेकिन पुजारी ने उन पर विश्वास नहीं किया और भगवान के वचन पर निर्भर रहने की कोशिश की। जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने मूल निवासियों के साथ बहस की तो मैडेलिन ने घूमने का मौका लिया और वेदी के पास पहुंचे, जहां स्थानीय लोग जानवरों को बलि के रूप में मारते थे। इससे दानव को एक अनुष्ठान में बच्चे को अपने बर्तन के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिल गई, जो टोबी द्वारा सुरंग में देखे गए चित्रों से मेल खाता था। यह मैडेलिन ही थी जिसने चर्च में सभी को मार डाला और उसे जमीन पर जला दिया, केवल उसकी प्यारी माँ को जीवित छोड़ दिया। फिर माँ मैडेलिन को वश में करने के लिए टोबी को एक थैले में विशेष पौधा देती है और बताती है कि जब वह राक्षसी होती है तो उसे रोशनी पसंद नहीं होती है। मरने से पहले माँ टोबी को याद दिलाती है कि मैडेलिन को द्वीप नहीं छोड़ना चाहिए। इस बीच कैमरून शिविर में इंतजार कर रहा है जब उसे अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जांच करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है और उसे जमीन पर हड्डियों का एक गुच्छा मिलता है, जो वास्तविक खतरे को देखने से उसका ध्यान भटकाता है। एक राक्षसी मैडेलिन उसके ठीक बगल में आती है और उसे मारने के लिए पेड़ों के बीच से खींच कर ले जाती है। जब तक टोबी वापस आता है तब तक केवल कैमरून का खून बचा होता है। अचानक एक शोर के कारण वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि राक्षसी मैडेलिन अपनी माँ के शरीर के करीब आ रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि टोबी उसका दोस्त है तो वह फिर से इंसान बन जाती है। वह जानना चाहती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, और उसे शांत रखने के लिए टोबी कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे एक साथ रह सकें। इससे मैडेलिन खुश हो जाती है और वह टोबी को चूमकर उसे जमीन पर गिरा देती है ताकि वह तरोताजा हो जाए। जब टोबी गिरता है तो उसका एक विशेष पौधे वाला छोटा बैग खो जाता है, इसलिए वह उसे वापस पाने के लिए उसमें घुसने का नाटक करता है। जब मैडेलिन ने नोटिस किया तो वह गुर्राने लगी और बदलने लगी, लेकिन टोबी उसका भाला ढूंढने में कामयाब हो गया और उसका इस्तेमाल उसे मार गिराने के लिए किया। फिर वह उसे वश में रखने के लिए उसके मुंह में पौधे डालता है और उसे बांधने के लिए कुछ लताओं का उपयोग करता है। बाद में टोबी गैसोलीन लेने के लिए घर की ओर दौड़ता है और एक मशाल तैयार करता है, जो प्रकाश स्तंभ की ओर वापस जाने के लिए उसे रोशन करती है। वह जानवरों को दूर रखने के लिए दरवाजे पर टॉर्च छोड़ देता है।
फिर ऊपर जाता है और अंत में लाइट जलाता है और उस समय को याद करता है जब उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कार कैसे चलानी है, जबकि मैडेलिन हलचल शुरू कर देता है। टोबी एक नाव का इंतजार करता है लेकिन किसी को भी करीब नहीं देखकर वह जाने का फैसला करता है। जब वह नीचे उतरता है तो सीढ़ियां टूट जाती हैं जिससे टोबी गिर जाता है और गैसोलीन पूरे फर्श पर फैल जाता है। इससे उसे ये भी पता चलता है कि यहाँ विशेष पौधा भी उगता है। उसी क्षण दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जैसे ही घूमती हुई रोशनी विपरीत दिशा की ओर इशारा करती है, राक्षसी मैडेलिन हमला करने के लिए छाया में छिप जाती है। टॉबी पौधे के कुछ हिस्से को खींचने में सफल हो जाता है, लेकिन मैडेलिन बहुत मजबूत है और जब वह उस पर पौधे का उपयोग करने की कोशिश करता है तो वह अपने हाथों को चारों ओर घुमाती है ताकि रस उसकी आंखों पर गिर जाए। जब रोशनी फिर से अंदर आती है तो मैडेलिन कूद जाती है। इसलिए टोबी मौके का उपयोग करके सिंक के पास जाता है और अपना चेहरा धोता है। पानी में तैरते हुए उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है और जब मैडेलिन के पास फिर से हमला करने के लिए पर्याप्त अंधेरा हो जाता है तो टोबी उसे दूर रखने के लिए उस टुकड़े का उपयोग करता है। टोबी टॉर्च का उपयोग करने पर भी विचार करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे छोटी मैडेलिन रोती हुई मिलती है। उसे बच्चे की चिंता है, लेकिन यह वास्तव में एक जाल है और बच्चा अपने वयस्क रूप में लौटने और टोबी पर कूदने से पहले अपना राक्षसी चेहरा प्रकट करता है। एक नाव को द्वीप की ओर आते हुए सुना जा सकता है, इसलिए टोबी को तेजी से सोचने की जरूरत है क्योंकि मैडेलिन भी उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया में है। टोबी फिर से टुकड़े को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जब मैडेलिन उसे रोकने के लिए उसकी कलाई पकड़ती है तो टोबी ग्लास को इतना मोड़ देता है कि प्रकाश उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है और मैडेलिन का चेहरा जल जाता है और वह पीछे हट जाती है। फिर टोबी बाहर भागता है और मशाल पकड़ लेता है और उसे गैसोलीन पर फेंकने से आग लग जाती है। मैडेलिन पिटने की कोशिश करने के लिए फिर से इंसान बन जाती है, लेकिन टोबी भागने से पहले दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही वह समुद्र तट पर पहुंचा, टोबी ने देखा कि नाव प्रकाश स्तंभ की दिशा का अनुसरण कर रही है, इसलिए वह उसके पीछे जाने के लिए पानी में उतर गया। दुर्भाग्य से जब वह मदद के लिए चिल्लाता है तो उसे सुना नहीं जाता है और शोर के कारण राक्षसी मैडेलिन उसके पीछे छिप जाती है और अंततः उसे मार डालती है। कुछ क्षण बाद बचावकर्ता मैडेलिन को यह विश्वास दिलाकर द्वीप छोड़ देता है कि वह वही व्यक्ति है जिसने लाइट हाउस चालू किया था। जैसे ही आदमी का ध्यान भटकता है, मैडेलिन बताती है कि वह अभी भी भूत प्रेत में है और जल्द ही शहर में और अधिक परेशानी पैदा करेगी। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। पूर्ण विराम।